नमस्ते, मैं जानकी हूँ। आज मैं एक हॉरर एक्शन मूवी द ममी के बारे में बताने जा रही हूँ। यह फिल्म 1127 ईस्वी में शुरू होती है, जब अंग्रेजी क्रूसेडर नाइट्स प्राचीन मिस्र से एक बड़ा लाल रूबी लेते हैं और इसे अपने एक साथी की कब्र में दफन कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि कोई इसे नहीं ढूंढेगा। फिर दृश्य आज के लंदन में बदल जाता है, जहां एक निर्माण दल उसी जगह पर कई नाइट्स की कब्रें खोजता है। एक वैज्ञानिक, हेनरी जैकल, जो जैकल एंड हाइड के नाम से मशहूर है, इस साइट की जांच करता है और संदेह करता है कि यह कब्र अमोनेट की कहानी से जुड़ी है। वह एक प्राचीन मिस्र की राजकुमारी थी, जिसे उसके ही लोगों ने इतिहास से मिटा दिया था। एक फ्लैशबैक में हम प्राचीन मिस्र में राजकुमारी अमानत की कहानी देखते हैं, जो एक फिरौन की इकलौती बेटी थी। उसे योद्धा के रूप में प्रशिक्षित किया गया था और उसे अपने पिता के बाद राज्य संभालना था। लेकिन उसकी योजनाएं तब धरी की धरी रह गईं, जब उसके पिता ने दूसरी शादी की और एक बेटा पैदा हुआ, जो उत्तराधिकारी बन गया। इसके बावजूद राजकुमारी ने अपनी विरासत छोड़ने से इनकार कर दिया और सेठ, मिस्र के मृत्यु देवता, के साथ एक समझौता किया। उसने उसे महान शक्ति का वादा किया अगर वह उसे एक मानव शरीर लेने में मदद करे ताकि वे एक साथ राजा और रानी के रूप में शासन कर सकें। फिर उसने उसे एक विशेष खंजर दिया, जिससे उसकी आत्मा को शारीरिक रूप में बदला जा सके। खंजर पकड़ते ही अमानत को महाशक्तियां मिल गईं। उसका शरीर टैटू से ढक गया, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी पुतलियां दोगुनी हो गईं। फिर वह अपने पिता के शयन कक्ष में गई और उसने उसकी पत्नी और नवजात बेटे को ठंडे खून से मार डाला। बाद में अमोनेट ने सेट को शारीरिक रूप देने के लिए अपने प्रेमी की बलि देने का प्रयास किया, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, कुछ पुजारियों ने हस्तक्षेप किया और उसके प्रेमी को मार डाला। अपने परिवार की हत्या के पापों के लिए अमोनेट को जिंदा ममी बनाकर एक ताबूत में बंद कर दिया गया। उसे मेसोपोटामिया में दफनाया गया, जहां उसकी बुरी आत्मा को कभी भी बाहर निकलने से रोकने के लिए पारा भरा हुआ था। फिर दृश्य वर्तमान समय के युद्धग्रस्त इराक में बदल जाता है, जहां हम दो अमेरिकी सैनिकों, सार्जेंट निक मॉर्टन और कॉर्पोरल क्रिस विल से मिलते हैं। आप बता सकते हैं कि निक मरने वाला है क्योंकि उसका उपनाम उतना कूल नहीं है। वे अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करते हुए एक गांव में जाते हैं, जो विद्रोहियों से भरा हुआ है। निक प्राचीन दुनिया से कीमती कलाकृतियों की तलाश करना चाहता है, जिन्हें वे काले बाजार में बेच सकें। हालांकि क्रिस इसके खिलाफ है क्योंकि इससे उन्हें मुसीबत हो सकती है और जगह भी सुरक्षित नहीं है। जल्द ही दोनों पर हर तरफ से दुश्मनों ने हमला कर दिया। गोलियां चलने लगती हैं और वे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी गोलियां खत्म हो रही होती हैं और दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा है। बिना किसी विकल्प के निक विद्रोहियों को खत्म करने के लिए हवाई हमले का आदेश देता है। कुछ ही देर में कुछ सैन्य विमान आते हैं और गांव को मिसाइलों से नष्ट कर देते हैं। कई विस्फोट होते हैं, जिससे जमीन की ऊपरी परत धंस जाती है और एक बड़ा छेद बन जाता है। निक और क्रिस इस छेद में गिर जाते हैं और वे वहां एक विशाल ताबूत खोजते हैं, जो असल में अमोनेट की कब्र है। चूंकि यह कलाकृति बहुत भारी है, इसलिए वे अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ग्रीनवे को इसकी सूचना देते हैं। कुछ ही देर में ग्रीनवे कुछ सैनिकों के साथ इस कीमती खोज की जांच करने आता है। उसके साथ एक ब्रिटिश पुरातत्वविद जेनी हाई भी होती है, जो निक को देखते ही थप्पड़ मारती है। पता चलता है कि दोनों बगदाद में एक रात साथ रहे थे। निक ने खुद को टीबैग डैडी नाम दिया था। जब जेनी सो रही थी, तो निक ने उसका नक्शा चुरा लिया और चुपके से निकल गया। इसके बाद निक, क्रिस और जेनी अपनी टॉर्च लेकर उस डरावने छेद में जांच करने जाते हैं। वहां वे एक कब्र खोजते हैं, जो स्फिंक्स द्वारा संरक्षित है। अजीब बात यह है कि स्फिंक्स बाहर की बजाय अंदर की ओर मुंह किए हुए हैं और कई जंजीरें ताबूत को पकड़े हुए हैं।
जेनी इस खोज की जांच करती है और पता चलता है कि इसकी सामग्री लाखों पाउंड की है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, वे देखते हैं कि हर जगह पारा बह रहा है। जेनी बताती है कि प्राचीन मिस्र की मान्यताओं के अनुसार पारा राक्षसों की शक्ति को कमजोर करता है। इस डरावनी जगह को देखकर क्रिस डर जाता है और वहां से जाने का सुझाव देता है, लेकिन बाकी लोग मना कर देते हैं। इससे क्रिस चिढ़ जाता है और वह उस जंजीर को गोली मार देता है जो ताबूत को पकड़े हुए है, जिससे वह ऊपर उठ जाता है। तुरंत बाद कैमल मकड़ियों का एक बड़ा समूह वहां आ जाता है और उनमें से एक क्रिस को काट लेती है। इसी बीच निक को राजकुमारी अमोनेट का दर्शन होता है, जो उसे धन्यवाद देती है और उसे मेरा चुना हुआ कहती है। लेकिन जेनी उसे होश में लाती है और ताबूत को वहां से निकालने में मदद मांगती है। इसके बाद वे ताबूत को विमान पर रखकर लंदन के लिए रवाना होते हैं। क्रिस, जिसे मकड़ी ने काटा था, अजीब व्यवहार करने लगता है। वह बिना किसी कारण के ताबूत को खोलने की कोशिश करता है। जब ग्रीनवे उसे ऐसा करने से रोकता है, तो क्रिस उसे जोर से छुरा मार देता है। यह देखकर बाकी सैनिक सतर्क हो जाते हैं और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाते हैं। निक उनमें से एक से बंदूक छीन लेता है और धमकी देता है कि अगर उसके दोस्त को नुकसान पहुंचाया गया तो वह गोली चला देगा। हालांकि जब क्रिस उस पर हमला करने की कोशिश करता है, तो निक को उसे खुद मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसी समय विमान को कौवों के एक बड़े झुंड ने घेर लिया है। वे कांच तोड़कर अंदर आ जाते हैं और पायलट और सहपायलट को मार देते हैं। इससे विमान नीचे गिरने लगता है और ऐसा लगता है कि कोई भी बचने वाला नहीं है। समय कम होने के साथ निक जेनी को एकमात्र पैराशूट देकर उसकी जान बचाता है और उसे विमान से बाहर फेंक देता है। कुछ ही देर में विमान इंग्लैंड के ग्रामीण इलाके में गिर जाता है और सभी यात्री मारे जाते हैं। अगले दिन हम सैनिकों के शवों को मुर्दाघर में देखते हैं, लेकिन निक, जिसे मृत घोषित किया गया था, अचानक जाग जाता है और प्लास्टिक बैग को फाड़ देता है। वह खुद को देखता है और हैरान हो जाता है कि उसके शरीर पर कोई निशान या चोट नहीं है। तभी क्रिस का भूत प्रकट होता है और निक को बताता है कि वह अमोनेट के श्राप में है, जो उसे सेट के लिए एक पात्र के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। इससे पहले कि वह और कुछ समझा पाता, जेनी और कुछ डॉक्टर मुर्दाघर में आ जाते हैं। वे क्रिस के भूत को नहीं देख सकते, लेकिन वे निक को जीवित और स्वस्थ पाकर हैरान हो जाते हैं। इसी बीच क्रैश साइट पर दो अधिकारी मलबे की जांच कर रहे होते हैं। उनमें से एक नोटिस करता है कि दुर्घटना के दौरान ताबूत टूट गया है। वह अमोनेट की मम्मी को देखता है और अपने साथी को इसे देखने के लिए बुलाता है, लेकिन तभी अमोनेट जाग जाती है और उसे अपने हाथ से आंख में छुरा घोंप देती है। वह फिर उसे मार देती है और उसके मुंह से ऊर्जा चूस लेती है। कुछ ही पल बाद दूसरा अधिकारी वहां आता है और अपने साथी की बुरी तरह से कटीफटी लाश देखकर डर जाता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन अमोनेट उसे भी मार देती है और उसकी ऊर्जा खींच लेती है। यह प्रक्रिया उसे पुनर्जीवित करती है और अधिक इंसानी रूप देती है। कुछ ऊर्जा पाने के बाद वह दोनों लाशों को उठने और उसके गुलाम बनने का आदेश देती है। एक अन्य दृश्य में निक और जेनी एक पब में होते हैं और समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वह कैसे वापस जिंदा आ गया। जेनी उसे बचाने के लिए धन्यवाद देती है और बताती है कि उसने ताबूत पर लिखे चित्रलिपि पढ़े हैं। फिर वह मिस्र की राजकुमारी अमोनेट और मृत्यु के देवता सेठ की कहानी बताती है। जेनी उसे एक प्राचीन खंजर के बारे में भी बताती है, जिसका हत्था एक माणिक से जड़ा हुआ है और यह चाकू और पत्थर मिलकर ही सेठ को शारीरिक रूप दे सकते हैं। जेनी को विश्वास है कि यह खंजर यूरोप में छिपा हुआ है, क्योंकि इसे अंग्रेजी क्रूसेडर्स चुरा ले गए थे। इसके बाद दोनों उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां विमान गिरा था, लेकिन निक जेनी को और आगे एक प्राचीन इमारत में ले जाता है। यह जगह वही होती है जहां अंग्रेजी क्रूसेडर्स को दफनाया गया था। जब वे इस जगह को टटोल रहे होते हैं,
तो निक अचानक बेहोश हो जाता है और खुद को एक चर्च के अंदर पाता है, जहां कई ज़ॉम्बी उसे पकड़कर बांध देते हैं। तभी अमोनेट भव्य अंदाज में प्रवेश करती है और उसे अपना चुना हुआ व्यक्ति कहती है। वह एक मूर्ति तोड़ती है, जिससे वह खंजर बाहर आ जाता है, जिसे वहां छुपाया गया था। अमोनेट निक को सेठ में बदलने के लिए अनुष्ठान पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन वह रुक जाती है जब उसे पता चलता है कि खंजर से माणिक गायब है। उसी समय जेनी वहां पहुंचती है, जिससे अमोनेट और उसके ज़ॉम्बी का ध्यान भटक जाता है। गुस्से में अमोनेट जेनी पर हमला करने के लिए दौड़ती है, लेकिन इससे निक को आज़ाद होने का मौका मिल जाता है। वह खंजर का उपयोग कर ज़ॉम्बी से लड़ता है और उन्हें काबू कर लेता है। फिर वे दोनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन रास्ते में कई ज़ॉम्बी उनके वैन के सामने आ जाते हैं, जिससे गाड़ी पलट जाती है। हादसे के बाद अमोनेट धीरे धीरे मलबे की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी कई हथियारबंद लोग वहां पहुंचकर उसे पारा से भरी गोलियों से मारते हैं। वे उसे पकड़ने में सफल होते हैं और निक व जेनी को भी मलबे से बाहर निकालते हैं। अगले दृश्य में निक और जेनी लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के नीचे छिपी एक गुप्त संस्था में पहुंचते हैं। निक जब वहां के गलियारों से गुजरता है, तो उसे अजीब चीजें दिखती हैं, जैसे कि दांतों वाली एक खोपड़ी और एक चपटे पंख वाला हाथ। फिर उसकी मुलाकात हेनरी जैकल से होती है, जो जेनी का बॉस और प्रोडिजियम नामक गुप्त संगठन का प्रमुख होता है। यह संगठन अंधेरे बलों को ढूंढने और उन्हें रोकने का काम करता है। इस बीच अमोनेट को जंजीरों में जकड़ कर रखा गया होता है और उसकी नसों में पारा भरा जा रहा होता है ताकि वह न हिल सके। हेनरी निक को बताता है कि उनकी यह संस्था ही उसके श्राप को हटा सकती है, लेकिन अमोनेट कहती है कि उसका भाग्य तय हो चुका है और यह श्राप हटाया नहीं जा सकता। इसी दौरान प्रोडिजियम के पुरातत्वविदों की एक टीम क्रूसेडर्स की कब्र की खुदाई कर रही होती है और उन्हें वहां माणिक मिल जाता है। अमोनेट को भी इस बारे में पता चल जाता है और वह आज़ाद होने के लिए एक मकड़ी बुलाती है, जो एक तकनीशियन के कान में घुस जाती है। वह व्यक्ति मशीन तोड़ देता है जो उसकी नसों में पारा भर रही थी, जिससे अमोनेट मुक्त हो जाती है। फिर हेनरी को भी माणिक के मिलने की खबर मिलती है। वह खुद को एक सीरम इंजेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन निक उसे रोककर जवाब मांगता है। हेनरी बताता है कि निक को मरना होगा, क्योंकि अमोनेट ने उसे सेठ के लिए चुना है। निक को गुस्सा आ जाता है, लेकिन हेनरी उसे समझाता है कि यह मानवता के भले के लिए जरूरी है। निक अपनी जान बचाने के लिए हेनरी का सीरम चुरा लेता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन यह भारी गलती साबित होती है। हेनरी के दो रूप होते हैं और यह सीरम उसे उसके राक्षसी रूप में बदलने से रोकता है। अब वह अपना नियंत्रण खो देता है और मिस्टर हाइड नामक खतरनाक रूप में बदल जाता है। वह निक पर हमला कर देता है और जेनी उसे बचाने के लिए बुलेट प्रूफ शीशा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। आखिरकार निक किसी तरह सिरिंज पकड़कर हेनरी को इंजेक्शन दे देता है, जिससे वह शांत हो जाता है। इसके बाद निक और जेनी माणिक को खोजने और नष्ट करने निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर अमोनेट खुद को जंजीरों से मुक्त कर लेती है, कई सैनिकों को मार देती है और उनकी ऊर्जा चूस लेती है। फिर वह खंजर हासिल करती है और अपनी काली शक्तियों से प्रोडिजियम की इमारत को तहस-नहस कर देती है। वह क्रूसेडर्स की कब्र पर पहुंचती है और वहां दफन योद्धाओं को जिंदा कर देती है, जो प्रोडिजियम के सभी सैनिकों को मार डालते हैं। अब अमोनेट माणिक हासिल कर उसे खंजर पर लगा देती है। दूसरी ओर निक और जेनी को क्रिस का भूत मिलता है, जो उन्हें माणिक तक ले जाने में मदद करता है। लेकिन रास्ते में क्रूसेडर्स के ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं, जिससे वे गटर के पानी में गिर जाते हैं। वे किसी तरह ज़ॉम्बी से लड़कर बच निकलते हैं, लेकिन तभी अमोनेट प्रकट होकर जेनी को पानी में खींच लेती है। निक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी होती है, जेनी की जान चली जाती है। गुस्से में वह अमोनेट पर हमला करता है, लेकिन वह बहुत ताकतवर होती है और उसे घायल कर देती है। फिर वह कहती है कि निक को उसे स्वीकार कर लेना चाहिए।
निक झूठा बहाना बनाकर खुद को चूमने देता है और मौके का फायदा उठाकर खंजर छीन लेता है। निक सोचता है कि माणिक को तोड़ देना ही सही होगा, लेकिन अमोनेट उसे मनाने की कोशिश करती है कि अगर वह खुद को बलिदान कर दे तो उसे मृत्यु और जीवन पर नियंत्रण मिल जाएगा। निक जेनी की ओर देखता है और उसे वापस लाने की इच्छा में खुद को खंजर से मार लेता है। वह सेठ में बदल जाता है और अमोनेट को हराकर उसकी शक्ति चूस लेता है। अंत में वह जेनी को जिंदा करता है लेकिन खुद छिप जाता है। जेनी समझ जाती है कि वह अब इंसान नहीं रहा। कहानी के अंत में निक और क्रिस घोड़ों पर एक नई यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। इस तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।